हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिविंग शिक्षादार पर। मैं खालिद आज आपके लिए जीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था। बेटा, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया था, आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराई थी और उम्मीद ये कर रहे थे कि आप इंडिया के अंदर अच्छी रैंक्स लेकर आएंगे, एएमयू में जामिया के एंट्रेंस में एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे, अच्छे सॉल्यूशन लेकर अपना हम लिविंग शिक्षादार का नाम रोशन करेंगे। तो हुआ भी वही कि जो हमने पढ़ाया था, जो हमने टेस्ट सीरीज में करवाया था, वैसा ही आपके एग्जाम्स में आया भी। तो जैसे हमने उम्मीद की थी, हमें वैसी ही क्वेश्चन की उम्मीद थी और उसी तरह के क्वेश्चन एएमयू ने बीए के एंट्रेंस में पूछे गए थे। तो बेटा, उसी तरह से हमें अपने रिजल्ट की भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एएमयू की टॉप रैंक्स और जामिया मिलिया इस्लामिया की टॉप रैंकर्स अगर किसी के हिस्से में आएंगी तो वो लिविंग शिक्षादार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बेहतर रही होंगी। जिन्होंने एग्जाम्स दिया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हमारी यूट्यूब वीडियो को देखा था, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें अच्छी रही होंगी। तो बेटा, आज मैं आपको जो कल हमारा एग्जाम हुआ है बी एंट्रेंस का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, उसके एक आंसर की के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है एएमयू बीए में ये पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन था, इन विच फील्ड द फेमस बुकर प्राइज इज गिवन। किस फील्ड के अंदर बुकर प्राइज को दिया जाता है? क्लियर, किस फील्ड के अंदर बुकर प्राइज को दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ऑप्शन है आपका इंग्लिश फीचर फिल्म्स, साइंस जर्नलिज्म, ऑप्शन सी इंग्लिश फिक्शन और ऑप्शन डी हिस्ट्री बुक्स। तो बेटा, बुकर प्राइज जो है बेसिकली वो दिया जाता है इंग्लिश फिक्शंस में। किस में दिया जाता है? इंग्लिश फिक्शन में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? सी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, ये क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग ये सोचते हैं कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी बुक्स लिखी है। ठीक है, पिछले साल के आप अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको लगभग 4 साल या 5 साल आपको क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी किताब है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताबों में एक बड़ा नाम आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्लियर, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय। इसमें है हैज नॉट बीन रिटन बाय, है ना, कौन सी किताब नहीं लिखी है। क्लियर, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो नॉट को नहीं देखते हैं और ऑप्शन बी लगा देते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए था आपको। तो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी रिडल इन इस्लाम। तो बेटा, थॉट ऑफ पाकिस्तान भी अंबेडकर ने किताब लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर ने ही लिखी थी। इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये किताब भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। इसके अलावा ऑप्शन डी जो है उसका सही आंसर है रिडल्स इन इस्लाम। ये कोई किताब इस तरह की कोई भी किताब जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी थी। क्लियर, तो ऑप्शन 27 क्वेश्चन का ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके अलावा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द टाइटल ऑफ एडोल्फ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी। एडोल्फ हिटलर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बेटा हम आपको बता चुके थे कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फर्क है। बायोग्राफी हम कहते हैं जो हमारी जीवनी के बारे में दूसरा शख्स लिखता है, दूसरा कोई पर्सनल लिखता है। लेकिन जब हम अपनी बायोग्राफी खुद से लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो एडोल्फ हिटलर ने कौन सी किताब लिखी थी? वो एडोल्फ हिटलर की ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी थी, उसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल था बच्चों मैन काफ। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर, ठीक है। देन अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पुलिट्जर प्राइज अवार्ड फॉर। व्हाट इज द पुलिट्जर प्राइज अवार्ड फॉर? पुलिट्जर प्राइज अवार्ड किस में दिया जाता है? तो बच्चों, ये अवार्ड काफी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म के फील्ड में। किसमें? जर्नलिज्म के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड दुनिया का यही है। क्लियर, तो जर्नलिज्म फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आपका पुलिट्जर प्राइज अवार्ड। देन इसके अलावा विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ ओलंपिक्स गेम्स? ओलंपिक्स गेम की बर्थ
कंट्री कौन सी है, बर्थ प्लेस कौन सी है, किस देश को कहा जाता है कि ओलंपिक यहां से पैदा हुए थे। क्लियर। तो ओलंपिक के ओरिजिन या ओलंपिक की बर्थ प्लेस कहा जाता है बच्चों ग्रीस को। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए थे जर्मनी, इटली, ग्रीस और फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ग्रीस। जैसा हमने पढ़ाया था वैसे ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी ये एग्जाम्स में पूछा गया है। द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद, बटरफ्लाई जो टर्म है बेसिकली वो किस स्पोर्ट्स में इस टर्म को यूज किया जाता है। तो इस टर्म्स एंड स्पोर्ट्स से मैंने बताया था आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है टर्म्स एंड स्पोर्ट्स से। तो वैसे मुझे उम्मीद थी और उसी तरह का क्वेश्चन आया कि बटरफ्लाई टर्म जो है वो एसोसिएटेड किया जाता है किससे, स्विमिंग से। क्लियर, स्विमिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है, जो वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉलेटाइल मेमोरी। तो ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी SRAM SRAM और ऑप्शन डी रैम। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन डी रैम। वॉलेटाइल मेमोरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है, रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सी फाइल कंप्यूटर एक्सटेंशन फाइल नहीं है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रोम। आईसीसी स्टैंड फॉर, देखिए आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें वैसे इंटरनेशनल है क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोच ऑफ क्रिकेट भी नहीं है, इंटरनेशनल कैरियर काउंसलिंग भी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कंडक्ट भी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ की बच्चों फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस। कभी किसी जगह पर बाय चांस अगर भीड़ कोई इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए मॉब कहते हैं जब कोई भीड़ इकट्ठी होकर किसी को मार देती है, मॉब। टीम एक आपकी जानी पर आपका खुद की टीम है, वो आई आपके एक जगह इकट्ठी हो गई, ठीक है। ऑडियंस, जब प्लान के तौर पर किसी चीज को किसी प्रोग्राम्स को हम लोग देखते हैं या किसी फिल्म को हम देखते हैं, उसको हम ऑडियंस कहते हैं। तो इस तरह की भीड़ को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्राउड। क्या कहते हैं उसको, क्राउड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्राउड। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ठीक है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली साइंटिफिक स्टडी किसकी है बेटा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी स्टडी कहते हैं, बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन को इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, और इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डेज के रूप में मनाते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो बेटा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर इससे पूछा भी जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो सार्क की मेंबर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तो अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है, भूटान भी मेंबर है, बट म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ, म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। क्लियर, सॉरी भूटान, म्यांमार इज अ मेंबर बट भूटान इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ऑप्शन सी 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। COP28 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लियर, द COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी। तो बच्चों ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आपका
दुबई के अंदर। कहां पर हुई थी बच्चों? दुबई में हुई थी। क्लियर? COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दुबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दुबई। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? तो बच्चों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इसमें परमानेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन ए, परमानेंट मेंबर। क्लियर बच्चों? क्या होगा? परमानेंट मेंबर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द सिखिज्म लास्ट किंग बिफोर टुक प्लेस? Who was the Sikkim's last king before the India took control of it in April 1973? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम का लास्ट किंग कौन है? जब तक इंडिया ने अपना सिक्किम पर कंट्रोल नहीं किया था, उससे पहले सिक्किम का लास्ट रूलर कौन है, मतलब लास्ट किंग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पाल्डेन थोडुप नामग्याल। क्लियर? ऑप्शन सी, पाल्डेन थोडुप नामग्याल, जो कि लास्ट किंग थे सिक्किम के। क्लियर? लास्ट किंग किसके थे? सिक्किम के थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन was set up in 1946 under the provision of, कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो किसके प्रोविजन थे? कौन सी ऐसी चीज आई थी जिसके प्रोविजन में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप करना चाहिए? तो उसका बेटा सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आंसर है इसका? कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी। क्लियर? कैबिनेट मिशन प्लान। इंडियन नेशनल आर्मी, ये हमने एमसीक्यूज में भी रखा था आपका, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह। देखिए हमने आपको पढ़ाया भी था, आपको ऑप्शन से भी हमने रखा था एमसीक्यूज में कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह। मोहन सिंह ने जो अपनी आर्मी बनाई थी आईएनए, वो कहां पर फॉर्म की गई थी? वो फॉर्म की गई थी सिंगापुर में। कहां पर की गई थी? सिंगापुर में। हु गिव द स्लोगन जय हिंद? किसने जय हिंद का स्लोगन दिया था? किस शख्स ने जय हिंद का स्लोगन दिया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। 55 का है ऑप्शन ए और 46 का है ऑप्शन बी। तो जय हिंद का जो स्लोगन दिया था वो दिया था बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द नौशेरा का शेर? किस शख्स को बच्चों नौशेरा का शेर कहा जाता है? तो कैप्टन अब्बास अली, कैप्टन अब्दुल हामिद और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और या फिर कर्नल शौकत अली। तो इसका सही आंसर है बच्चों ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को हम लोग नौशेरा के शेर से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, सही आंसर 47 का सी है। 48, which fundamental rights cannot be suspended even during the emergency? इमरजेंसी के दौर में, ये हमने जब आपको फंडामेंटल राइट बताया था तब पढ़ाया भी था आपको कि इमरजेंसी के दौर के अंदर राइट टू स्पीच, इमरजेंसी के दौर के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है? देखिए राइट टू स्पीच आपकी खत्म हो जाती है, राइट टू रिलीजन भी आपका खत्म हो जाता है, राइट टू इक्वलिटी भी आपकी खत्म हो जाती है, बट राइट टू लाइफ आपका परमानेंट रहता है। तो इमरजेंसी के दौर में भी आपकी कोई लाइफ नहीं छीन सकता। which amended the fundamental duties in the constitution of India? किस अमेंडमेंट के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था? क्लियर? किस प्रोविजन के दौरान है, मतलब किस अमेंडमेंट के दौरान, कौन सा अमेंडमेंट था संविधान का, कौन सा ऐसा बदलाव था जिसके दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था? क्लियर बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों 42 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी। इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी 1946 के अंदर, इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी 1946 के अंदर, तो बताइए कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे, कौन शख्स था जो प्राइम मिनिस्टर था? तो जाहिर सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तो आजादी के बाद में भी बने थे, और आजादी से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे इंटरिम गवर्नमेंट के। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था, और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करवाया था, ठीक है ना? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, तो पहले मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया के अंदर आए तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद में महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, देन इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। विच इंडियन म्यूजिशियन इज क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सितार एंड तबला? तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सा ऐसा म्यूजिशियन है जिसको क्रेडिट दिया था तबला और सितार का। तो ये जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अमीर खुसरो के दौरान। तो अमीर खुसरो को इस बात का क्रेडिट दिया था कि इन्होंने तबला और सितार का इन्वेंशन कराया था। तो अमीर खुसरो, 52 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन एपिक महाभारत, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एपिक है महाभारत। क्लियर? तो महाभारत को ट्रांसलेशन करने का काम किसका था? किस राजा के टाइम में इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था? तो 53 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। द ब्रिटिश, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो ऑप्शन सी, ठीक है, अकबर के दौर में महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का काम दिया गया था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द अन्ना सिस्टम्स, इन्होंने रुपीज को डिवाइड किया था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, इस तरीके से डिवाइड किया था। तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था अन्ना सिस्टम्स, अन्ना 1 आना, 2 आना। तो रुपया को डिवाइड किया इन्होंने, तो कितने आना में डिवाइड किया था? 4 आना, 8 आना, 12 आना या 16 आना? तो इसका सही आंसर है 16 आना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इन द वैदिक इंडिया वॉज कॉल्ड एज विपाशा? किस नदी को विपाशा के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यास। क्लियर? ऑप्शन ए, ब्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन कोड? ऑफ क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त मौर्य को नेपोलियन इंडिया कहा जाता है। एक हिस्टोरियन से बहुत बड़े, उन्होंने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। हु इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड द मैनी एज 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपास, डेमोलिश्ड मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज? तो किसने डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था इसको, बुद्धिस्ट को, स्तूपास को खत्म करने के लिए? तो ये क्वेश्चन बेटा एक बार पार्लियामेंट में भी काफी गूंजा था। पार्लियामेंट में जो असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने भी इसके बारे में बोला था। तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्रा संघा। पुष्यमित्रा संघा ने ही 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपास और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डेमोलिश करने के लिए कहा था, पुष्यमित्रा संघा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन है बी, पेंगोंग लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन है, पेंगोंग लेक इज लोकेटेड इन? पेंगोंग लेक कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, आसाम में या मेघालय में? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा इसका? लद्दाख इसका सही आंसर है। क्लियर? 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप्स? इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप्स है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मस्टर्ड। बाकी ये सब जो है रबी क्रॉप्स है, ये खरीफ की क्रॉप्स है, मस्टर्ड जो है। क्लियर? तो रबी क्रॉप, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है?
इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है? तो मेज, राइस, मस्टर्ड या सोयाबीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है। क्लियर? सोलर एक्लिप्स कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? क्लियर? तो व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड सन, व्हेन सन कम्स, को ऑप्शन बी, व्हेन सन कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड मून, व्हेन सन रेज डू नॉट रीच अर्थ, व्हेन द मून कम्स इन द बिटवीन अर्थ एंड सन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन जो है वो सही है, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है उसको बेटा हम लोग कहते हैं सोलर एक्लिप्स। क्या कहते हैं उसको? सोलर एक्लिप्स। क्लियर? ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वोल्केनो? इनमें से कौन सा एक्टिव वोल्केनो नहीं है? तो इसका बच्चों ऑप्शन आएगा माउंट किलिमंजारो, एक आपका एक्टिव वोल्केनो नहीं है। क्लियर? माउंट किलिमंजारो। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन ए, बी और डी, क्लियर, ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो माउंट किलिमंजारो एक्टिव वोल्केनो नहीं है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द प्रोसीजर्स यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ अर्थक्वेक? इनमें से कौन ऐसा शख्स था जिसने अर्थक्वेक के मेजर को मेजर करने के, मतलब अर्थक्वेक के साइज को मेजर करने का जो प्रोसेस था उसको डेवलप किया था? किसने डेवलप किया था अर्थक्वेक के मेजर को, साइज मतलब साइज को मेजर करने के लिए? तो वो क्या था? चार्ल्स रिश्टर ने। किसने किया था? चार्ल्स रिश्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो इज कॉल्ड द इंडियंस मैकेबली? किस शख्स को बच्चों जो है इंडियन मैकेबली के नाम से जाना जाता है? वो है कौटिल्य। किसको कहता है? कौटिल्य। इंडिया हैज सेडेड द डिस्प्यूटेड कच्छतीबू आइलैंड टू। इंडिया का एक डिस्प्यूट है एक आइलैंड को लेकर, वो है कच्छतीबू। तो वो आइलैंड का डिस्प्यूट इंडिया का किस कंट्रीज के साथ में है? क्लियर? तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका और ईरान। तो देखिए ईरान के साथ तो हमारा कोई आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट ऐसा खास है नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारा कच्छतीबू आइलैंड को लेकर हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, काफी टाइम से। और क्वेश्चन नंबर 65, द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव BRI इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव BRI, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये किस कंट्री का है, कहाँ? ठीक है, तो किस कंट्री का है बच्चों? ये जापान से है। इसका सही आंसर क्या होगा? चाइना का है। और क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा चाइना। क्लियर? BRI ये प्रोजेक्ट जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? आपका चाइना का प्रोजेक्ट है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा जीएस के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया आपके साथ में। इसके बाद में रीजनिंग है और इंडो इस्लामिक्स। तो बच्चों मैंने आपको कुछ इंडो इस्लामिक आपको सूफिज्म में पढ़ाया था। तो सूफिज्म में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा ही देता हूं। ठीक है, बाकी आपके फरीदी सर हैं वो आपको इंडो इस्लामिक कराएंगे। ठीक है। बाबा फरीद गंजे शकर इज बरीड एन है। बाबा फरीद, ये मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था। सूफिज्म में आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो बाबा फरीद गंजे शकर इज बरीड इन, ये आपके पकपत्तन एक नाम की जगह है। बाबा फरीद गंजे शकर कोठीवाल में पैदा हुए थे, लेकिन उनको दफनाया कहाँ गया था? पकपत्तन नाम की जगह पर। दाता गंज बख्श का जो मकबरा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो बच्चों को जाना जाता है दाता दरबार के नाम से। क्लियर? दाता दरबार के नाम से उनके मकबरे को जाना जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ाया था। फिर इसके बाद में मैंने इस पे तो काफी कहा था कि मैंने कहा इसको अच्छे से पढ़ लेना कि हजरत निजामुद्दीन औलिया वाज बोर्न इन द सिटी। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए थे? तो बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, मैंने आपको बताया भी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बदायूं। सोहरावर्दी सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो सोहरावर्दी ऑर्डर जो है सूफीज्म का वो इंडिया के अंदर किसने एस्टेब्लिश किया था? तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था। शेख बहादुद्दीन जकरिया
रहमतुल्लाह अलैह ने सोहरावर्दी ऑर्डर को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ, हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके डिसिपल हैं? क्लियर, किसके स्टूडेंट हैं या किसके डिसिपल हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका ख्वाजा वो बाबा फरीद गंज शकर। तो ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट हैं कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन सिद्दी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया स्टूडेंट किसके हैं? बाबा फरीद गंजे शकर के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नक्शबंदी सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो नक्शबंदी सूफी ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया गया था, ये किसने स्टार्ट किया था? ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला, तो ये भी मैंने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हुमायूं की जब डेथ हुई थी तो अकबर अपनी जो 14 साल की उम्र थी वो असल में बेसिकली कहां पे मौजूद था? वो अपनी प्रोविजनल पोस्टिंग को कहां पे होल्ड कर रहा था? पंजाब के अंदर होल्ड कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि पंजाब बहुत प्रोमिनेंट एरिया था, वहां पर लोग एग्रीकल्चर की वजह से राजा का सबसे खास आदमी भी वहां पर रहा करता था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। फिर मैंने आपको बताया था कि अकबर द ग्रेट वाज बोर्न एट, तो अकबर कहां पैदा हुआ था ये भी मैंने आपको लिखवाया था। तो ऑप्शन डी अमरकोट अकबर पैदा हुए थे। फिर अबू अल फत बिलोंग टू, ये टाइटल जो है अबू अल फत क्वेश्चन नंबर 84 ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है बच्चों जलालुद्दीन मोहम्मद से। क्लियर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये टाइटल जो है अबू अल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से बिलोंग करते हैं। मुगल एम्परर अकबर की डेथ कहाँ हुई थी? देखिए बच्चों इसमें दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं आगरा और फतेहपुर सीकरी में। इसको आगरा में दफन किया गया था और दिल्ली में वो फतेहपुर सीकरी में इसकी डेथ हुई थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी के अंदर मुगल एम्परर अकबर की डेथ हो गई थी। दादा शिको ने सूफीज उपनिषद को जो फिलोसफिकल उपनिषद, ठीक है, रोट ट्रीटीज लिंकिंग सूफी उपनिषद में लिंक करने के लिए कुछ फिलोसफिकल थॉट को एंटाइटली लिखा था। तो उसको बताइए किस नाम से पुकारा जाता है? उस बुक को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग किताबुल बहरीन। क्या कहते हैं उसको? किताबुल बहरीन, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन आता है 87, शाह वलीउल्लाह दहलवी वाज, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि शाह वलीउल्लाह दहलवी किस ऑर्डर से ताल्लुक रखते हैं? तो ये ऑर्डर है आपका नक्शबंदी ऑर्डर, सूफी इस्लाम। क्लियर है ना? शाह अब्दुल लतीफ भिताई प्रोड्यूस द मिस्टिकल पोइट्री इन, मतलब ये किस लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं? तो बच्चों ये आपका रखते हैं सिंधी लैंग्वेज से ताल्लुक। क्लियर, सिंधी लैंग्वेज से। तो बच्चों ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कुछ क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सारी क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। क्लियर, और एक अच्छी रैंक आप लेकर आएंगे। ठीक है, तो 11वीं शिक्षा द्वार के जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पर पढ़े हैं या जो हमसे नहीं पढ़े, तो उन सबको टेस्ट आपने दिया है, एक आप जंग में बैठे हैं, ये आपके जरिए जंग है, तो सबको मुबारकबाद हैं। और इंशाल्लाह आप सबका नंबर सिलेक्शन होगा, आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और 11वीं शिक्षा द्वार हमेशा आपकी खिदमत के लिए हमेशा इसी तरह से खड़ा रहेगा। मैम